Welcome back, friends. This is Deepali Maurya and welcome to our educational platform on Online Reader YouTube channel. So, friends, here this is the session for you environmental study, that means पर्यावरण अध्ययन. Yes, friends, यहाँ पर हम आपके लिए पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड पॉइंट जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे उनको डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसके अंतर्गत हम आज जो सीरीज डिस्कस करने वाले हैं टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपके विद क्वेश्चन एंड आंसर की जो है सीरीज़ होगी. यहाँ पे हम आपको एवरेजन टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की सीरीज में, जो कि आपके पर्यावरण रिलेटेड होंगी, जो कि आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए हमने अवेलेबल करा रखे हैं. तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है. सो फ्रेंड्स, आप सभी फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड उसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा. एंड हाँ फ्रेंड, उसके साथ में रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को दोस्तों के साथ भी क्या करें, शेयर करें, जिससे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो भी क्या कर सके, वो भी हमें इस सेशन में ज्वाइन कर सके एंड हमारे साथ स्टडी कंटिन्यू कर सके. एंड फ्रेंड, इस सेशन से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई इशू जी, कोई सजेशन, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं. एंड हाँ फ्रेंड, इसके साथ साथ में आप हमें अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. यस फ्रेंड्स, अनअकैडमी पर आपको आपके टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड टॉप जो है 425 प्लस वीडियोज़ आपको वहाँ पे मिलेंगे आपके टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड. सो फ्रेंड्स, अनअकैडमी पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं एंड यहाँ पर आप हमें ऑनलाइन रीडर हमारे चैनल के माध्यम से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं टॉप मोस्ट 100 इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रिलेटेड टू इन्वायरमेंट. दैट मीन्स इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं, ऐसे सभी संभावित क्वेश्चंस को आपके जो कि पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड है उनको हम डिस्कस करते हैं. आइए, क्या है क्वेश्चंस. सो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं आज आपकी सीरीज़ के लिए. तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे थंबनेल में क्या है, टॉप 100 इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज, जैसे कि हमने बताया. तो फ्रेंड्स, ये हमने आपके जियोग्राफी से रिलेटेड हमने कर दिया है आज की सीरीज को, जो कि आपके क्या है, ईवीएस का पार्ट है. ईवीएस दैट मीन्स आपके इन्वायरमेंटल स्टडी का पार्ट है. लेकिन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में भी कई पार्ट्स हैं, तो उन सभी पार्ट्स को हम अलग अलग जो चीज़ों में डिवाइड करके, अलग अलग भाग में डिवाइड करके हम डिटेल क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं. एंड उसके साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सीरीज के जो भी है इस तरीके से ही हम आपके लिए अवेलेबल कराएंगे. सारी चीज़ें मिक्सअप नहीं करेंगे ताकि आपको पढ़ने में, आपको लर्न करने में ईजी हो. तो फ्रेंड्स, टॉप 100 जो है क्वेश्चन जो कि आप डिस्कस करेंगे वो किससे है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है. ज्योग्राफी जीके से रिलेटेड है, जो कि आपके जो है टीचिंग एग्जाम के रिलेटेड साथ साथ में आप अगर अलग एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो उसके साथ साथ में बीईओ की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी के लिए आपके लिए सेशन हेल्पफुल हो सकता है. इवन आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हेल्पफुल हो जाएगा. तो फ्रेंड्स, सेशन को शेयर करने में कंजूसी ना कीजिएगा. सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों साथ में जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है. ये सेशन सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है. आइए, क्या है आज का क्वेश्चन एंड क्वेश्चन के आंसर की सीरीज में आज जो हम फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वो क्या है. तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जो कि हमने यहाँ पे अवेलेबल करा रही हूँ मैं, वो आपके कहीं ना कहीं पेपर में आपके आए हुए हैं, एंड उसके साथ साथ में हमने इन्वायरमेंटल सेक्शन का जो भी डिटेल क्लासेस हमने आपके लिए कवर की है लेसन्स, उन लेसन्स में भी आपको यहाँ से पॉइंट्स, आपको डिटेल चीज़ें मिलेंगी. तो यहाँ पे भी अटेम्प्ट करिए एंड इसके साथ साथ में आप जो डिटेल वाली क्लासेस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी आपको, वहाँ से इन्वायरमेंटल स्टडी का डिटेल चैप्टर वाइज हमने डिस्कस किया है, वहाँ से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. एंड हाँ फ्रेंड्स, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी प्लेटफॉर्म पर आपके टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सारे कंटेंट आपको अवेलेबल करा जाएंगे, चाहे वो आप सुपर टेट का हो, सी टेट का हो, यूपी टेट का हो, तो अदर कोई भी हो. तो सेशन को शेयर करिएगा एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. आइए डिस्कस करते हैं क्या है पहला क्वेश्चन. किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है. किसे कहा जाता है, जैसे कि आप सभी को हमने डिस्कस किया था कि सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है. सूर्य एक तारा है और यह सौरमंडल का प्रधान है. और सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, सौरमंडल में 8 ग्रह हैं. और ये सभी 8 ग्रह क्या करते हैं, सूर्य की 1 बाय 1 परिक्रमा करते हैं. मतलब कि वलयाकार स्थिति में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं. इसलिए सौरमंडल का जो जन्मदाता माना जाता है, किसे माना जाता है, सूर्य को माना जाता है. चीज़ें समझ में आई तो लाइक कर दीजिएगा. किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं. किसे संध्या का तारा कहते हैं, किसको कहते हैं, शुक्र को. संध्या का तारा,
भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन एंड चमकीला ग्रह। इस तरीके से ये जो हमने जो भी उपनाम बताएं, ये सभी उपनाम किसको दिए गए हैं? शुक्र ग्रह को ही दिए गए हैं। तो पेपर में इससे रिलेटेड कोई सा भी पॉइंट्स अगर आता है, कोई ज़रूरी नहीं है आपको संध्या का तारा ही दिया जाए, जो भी हमने अदर उपनाम बताए वो भी दिए जा सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा एंड पॉइंट्स को अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए चलिएगा। कोई डाउट है, कोई इशूज है, कोई सजेशन है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है क्या करें, आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह एक ही उपग्रह है पृथ्वी का, वो क्या है? चंद्रमा। सूर्य ग्रहण कब होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है फ्रेंड्स? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए। क्या है? सूर्य ग्रहण कब होता है, इसकी स्थिति कब बनती है? कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। कैसे? जैसे कि ये आपकी सूर्य की स्थिति है। किसकी स्थिति है? सौरमंडल में सूर्य की स्थिति है। इसके समस्त आगे जो है 8 ग्रह जो है स्थित हैं। तो ये चीज़ें बताई जा रही है कि जब सूर्य और पृथ्वी जैसे कि स्थिति यहाँ बन रही है पृथ्वी की, इसके बीच में आपका ये चंद्रमा आ जाता है। कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण बनता है। कैसे बनता है वो भी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आएंगी। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और जो है पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। कैसे होता है ये? पृथ्वी की से जो हम लोग यहाँ पर हैं, हमारी स्थिति इस पृथ्वी पर है, तो जब ये सूर्य को हम देखते हैं धरती से, तो ये बीच में चंद्रमा की प्रतिछाया सूर्य पर पड़ती है, जिससे हमें सूर्य ग्रहण लगा हुआ प्रतीत हो जाता है। चीज़ें समझ में आई? तो फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को क्या कर दीजिएगा? सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या है चीज़ें आगे। 23 1/2 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? उत्तरी अक्षांश की बात की जा रही है, तो उत्तरी अक्षांश में क्या है? आपका कर्क रेखा है। आइए ये भी चीज़ें हम आपको समझाई देते हैं। जैसे कि ये आपकी फ्रेंड्स क्या है? पृथ्वी है, और ये है आपकी 0 अंश जो है भूमध्य रेखा जो है, ये आपका स्थिति यहाँ पे बनती है विषुवत रेखा, यूँ कह सकते हैं 0 अंश डिग्री रेखा। यहाँ से जो 23.5 अंश ऊपर की बात की जा रही है, मैं ये जो आपको मैप भी बता रही हूँ, यहाँ पे मैपिंग में आपकी ये स्थिति क्या बनती? ईस्ट की, ये स्थिति वेस्ट की बनती, ये नॉर्थ की बनती, ये साउथ की बनती है। चीज़ें समझ में आई? ईस्ट दैट मीन्स पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये स्थिति बनती है। यहाँ से आपके 0 अंश डिग्री सेल्सियस रेखा से जब आप 23.5 अंश उत्तरी ओर जाते हैं, नॉर्थ की ओर, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता? कर्क रेखा मिलती है। लेकिन इसी के विपरीत जब आप इसी 0 अंश डिग्री सेल्सियस रेखा से दक्षिण की ओर आते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिलती है? मकर रेखा। समझ में आई चीज़ें? अगर आप उत्तर की ओर जाते हैं तो यहाँ पे आपको कर्क रेखा मिलेगी। यही अगर आप साउथ की ओर आते हैं, कितने? 23.5 डिग्री सेल्सियस ही, तो आपको क्या मिलेगी? यहाँ पे आपको मकर रेखा मिलेगी। चीज़ें समझ में आई होंगी, आई होप, मैं आशा करती हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये, एंड चीज़ें अच्छे तरीके से हम डिटेल क्लासेस को भी जोड़ते हुए यहाँ पे चल रहे हैं, ताकि जो भी फ्रेंड्स ने अगर डिटेल क्लासेस नहीं देखी है, अगर यहाँ पे वो डायरेक्ट हमें अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो भी चीज़ें उन्हें क्लियर हो जाएँ। आइए आगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है? तो किससे हुआ है? अवसादी चट्टानों से। किससे हुआ फ्रेंड्स? अवसादी चट्टान से। नेक्स्ट है किलिमंजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो किलिमंजारो आपका मृत ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? आपका मृत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक विस्तृत पर्वत कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक विस्तृत पर्वत जो है आपका वलित पर्वत है। कौन सा पर्वत है फ्रेंड्स? वलित पर्वत सर्वाधिक विस्तृत माना गया है। विश्व का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है? तो सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपकी आ जाएगी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपका सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अंतर्गत आ जाता है। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हवाई द्वीप की किसने खोज की थी? तो जहाँ तक बात की जाए अगर हवाई द्वीप की, तो इसकी खोज किसने की थी? जेम्स कुक ने की थी। किसने की थी? जेम्स कुक महोदय ने की थी। नेक्स्ट है
अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? किसका? अफ्रीका महादेश की अगर हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो है काहिरा। ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चंस में मल्टीपल टाइम पेपर में आया हुआ है। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर को रिलेट करते हुए हमने आगे की चीज़ें क्रिएट की हैं ताकि आपको पेपर में हेल्प मिले। जिनमें फ्रेंड्स ने अगर प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किया होगा, देखा होगा, अध्ययन किया होगा, तो उन सभी को पता होगा कि मल्टीपल टाइम प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने को मिलते हैं। मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो पेपर में एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी हमने ध्यान कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आगे के जो भी एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए। तो चीज़ें अपने के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हवाई जहाज प्राय किस मंडल में उड़ते हैं? एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेशन। तो क्या है? समताप मंडल में हवाई जहाज जो है समताप मंडल में है, उड़ते हैं। जैसे कि धरातल जहाँ पे हम निवास करते रहते हैं, ये आपका कौन सा मंडल? ये इसकी बात की जाए तो ये आपका क्षोभ मंडल है। कौन सा मंडल है? ये आपका क्षोभ मंडल है। लेकिन जहाँ ही हम इससे अपने इस धरातल से 40 से 45 या 50 के एवरेज में हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हमें कौन सा मंडल मिलता है? तो वहाँ पर हमें समताप मंडल मिलता है, और यहीं पर ही जो है आपका हवाई जहाज उड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पहला जो है मंडल है, ये आपका दूसरा मंडल है। क्षोभ मंडल में हवाई जहाज, काफ़ी फ्रेंड्स को लग रहा होगा कि धरती पर जहाँ पर हम निवास करते रहते हैं वहीं पर भी हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि संसार में, हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी इमारतें हैं, पेड़ पौधे हैं, पर्वतें हैं। अगर हम इस मंडल पे, इस क्षोभ मंडल पे अगर हम हवाई जहाज उड़ाते हैं तो कहीं ना कहीं इससे टकरा कर दुर्घटना होने की संभावनाएं बनती हैं। इसलिए इसे इस एक एवरेज में उड़ाया जाता है जहाँ पर क्या होता है? आपका समताप मंडल होता है। चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे है, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? तो वेस्ट बैंक की स्थिति आपको पता ही होगी। आपका जैसे कि अगर आप जो है अफ्रीका का मैप अगर क्रिएट करें अफ्रीका का, तो यहाँ पे आपका मिस्र बनता है। मिस्र बनता है, इधर आपका मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर बन जाता है, एंड उसके साथ साथ में यहाँ से आपका लाल सागर निकला हुआ है। इसी की साइड में यहाँ पर आपका बनता है, क्या बनता है? वेस्ट बैंक। यहाँ पे इस साइड में ये चीज़ें जो आपकी बनती है, ये आपकी जो हमने कलर कर दी है, ये आपका है वेस्ट बैंक। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी क्या है? ये आपकी अफ्रीका है, ये आपकी अफ्रीका है। यहाँ पर बनता है मिस्र, मिस्र के बगल से ये आपका लाल सागर यहाँ पे है, एंड यहाँ पे ये चीज़ें कहीं ना कहीं सटी हुई हैं, एंड ये आपका भूमध्य सागर है। तो यहाँ पर जो ये कुछ 5 से 6 जो है इज़राइल है, इस तरीके के 5 से 6 जो है देश हैं वो आपस में सटे हुए हैं। एंड वेस्ट बैंक यहाँ पे आपका जो है फिलीपींस के सामने है। किसके सामने है? फिलीपींस के सामने है। तो यहाँ पे ये आपकी स्थिति बन जाएगी। तो ये वेस्ट बैंक यहाँ पे है, जो कि अभी फिलीपींस के अधिकार क्षेत्र में है। वहाँ पर आपको ऊपर की साइड में मिलेगा जॉर्डन, जॉर्डन है। तो उस जॉर्डन के बगल ही क्या है? आपका जो है वेस्ट बैंक स्थित माना गया है। लेकिन अधिकार क्षेत्र में अगर बात की जाएगी तो ये आपका हो जाएगा फिलीपींस। चीज़ें समझ में आई तो थम्स अप कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मोनोकल्चर किस कृषि का विशिष्ट लक्षण है? हम इसी तरीके से एनालिसिस करेंगे चीज़ें। अगर कोई डाउट है, कोई सूझे तो कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर करें। सेशन कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके बताएं। आगे है, मोनोकल्चर किस कृषि का विशिष्ट लक्षण है? तो आपका है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास मैदान क्या कहलाते हैं? तो कनाडा की बात की जा रही तो वहाँ के जो घास क्षेत्र मैदान हैं उन्हें हम प्रेरी कहते हैं। नेक्स्ट है, काल गुरली एवं कुलगार्डी किसने खनन के लिए प्रसिद्ध है? मतलब किस चीज़ की खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो आ जाएगा आपका स्वर्ण खनन के लिए। स्वर्ण खनन के लिए काफ़ी फेमस माना जाता है। आगे का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। डियानो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है?
हिंद महासागर में। ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन हैं आपके जो स्टेट लेवल का टेट के एग्ज़ाम है, चाहे आपका यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, तो इन सभी में मल्टीपल टाइम ये आपके पेपर में आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन इस तरीके के डीपली क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स फैक्चुअल क्वेश्चंस में, तो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है डॉल्फिन चैलेंजर कटक कहाँ स्थित है, ये आप ध्यान में रखिएगा। डॉल्फिन चैलेंजर कटक कहाँ स्थित है, जो है अटलांटिक महासागर में। विश्व का सबसे मीठे मतलब विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील सबसे मीठे पानी की झील मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है। शीत मरुस्थल के लिए बात की जाए तो टुंड्रा फर्स्ट है। दक्षिणी अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, वेनेजुएला को। वेनेजुएला को दक्षिण जो अमेरिका है वहाँ का जो है इसे प्रवेश द्वार कहकर उपनामों से पुकारा जाता है। आगे की बात करें अगर हम, वायुमंडल में किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग पाया जाता है, तो क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जहाँ पर जिस धरती पर हम लोग निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं। आगे की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी के मुहाने पर यदि ज्वारीय लहरों का प्रभाव हो तो डेल्टा का निर्माण न होके किस आकृति का निर्माण होता है, तो किसका होता है, ज्वारनद मुख का निर्माण होता है। कौन सा देश गेहूं और चावल दोनों का संसार में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो गेहूं और चावल के उत्पादन देश की बात की जा रही तो क्या हो जाएगा आपका, चाइना। चाइना इसमें उत्पादनकर्ता के क्षेत्र में सबसे आगे है चाइना। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान जिसका नाम है डाउन्स किस महादेश या किस महाद्वीप पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो घासों को हम जो है क्या कह के पुकारते हैं, डाउन्स कह के। विश्व की सबसे बड़ी जो है मैग्नीज खान जिसका नाम है अमापा, क्या नाम है, अमापा, किस देश में स्थित है, तो किस देश में स्थित है आपके हो जाएगा ये ब्राज़ील में। किस महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस आकार की है, तो अटलांटिक महासागर जो है, अटलांटिक महासागर की जो आकृति है वो कहीं ना कहीं एस टाइप से बनती है। विभिन्न प्रकार के देशों, महाद्वीपों, द्वीपों की से घिरी होने की वजह से इसकी आकृति कुछ इंग्लिश के एस आकार की ऐसी सी मुड़ी हुई है, तो इसलिए इसे इस तरीके की उपसंज्ञा दी गई है। चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माल्टा देश किस सागर में स्थित है, माल्टा देश की बात की जा रही है तो ये आपके भूमध्य सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है, आपके भूमध्य सागर में स्थित है। किन देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से लगी हुई हैं, अब कैस्पियन सागर की स्थिति को जानते हुए आपको सारे मैप्स क्रिएट करने हैं, तो कैस्पियन सागर कहीं ना कहीं इसकी स्थिति जो है आपके किसके पास बनती है, आपके भारत के पास में बनती है। सटी हुई तो नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ का अगर हम भारत की इंडिया की मैप की बात करें तो अगर इंडिया के मैप ये हैं, आइए इंडिया का मैप कुछ क्रिएट कर ले आता है। अगर हम इंडिया का मैप कुछ इस तरीके से अगर हम क्रिएट करें, कुछ इस तरीके से सपोज है, तो इधर आपका क्या बन जाता है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, दैट मीन्स अरब सागर। इधर आपका क्या बन जाता है, लक्षद्वीप। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये स्थिति अगर आपकी बनती है तो ये आपके लिए ये स्थिति यहाँ पे कैस्पियन सागर की नहीं बनती है, बट यहाँ पे अगर जैसे कि ईरान है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तो ये कहीं ना कहीं आपके पाकिस्तान की स्थिति बनती है। एंड आपकी इस पाकिस्तान की स्थिति के साथ साथ में अगर हम बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, यहीं से सटा हुआ आपका तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये आपका यहीं पे ईरान भी आपके इससे सटा हुआ है, जहाँ से हम अधिकतर प्रायः तेल उत्पादित करते हैं, उत्पादित करते नहीं फ्रेंड, आयातित करते हैं। तो आयातित करते हैं तो यहीं पर इसकी स्थिति बनती है कैस्पियन सागर की। चीज़ें समझ में आई, मैं आशा करती हूँ। अगर इस क्रम में हम बात करें तो कैस्पियन सागर के जो पड़ोसी देश हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे आपके,
कैस्पियन सागर के अगर पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो उसमें हो जाएगा आपका ईरान, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और रशिया। रशिया भी ऊपर से आके कहीं ना कहीं वो मिल जाता है आपका। ईरान के जस्ट अगर हम बात करें आपके मैपिंग की, तो जैसे कि मैप में अगर हम बात करते हैं ये तो इधर हो जाता है आपका ईस्ट, इधर हो जाता है आपका वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। क्या बात की जाती है? नॉर्थ एंड साउथ। तो कहीं ना कहीं अगर ईरान की बात की जा रही है तो ईरान के आपके ये ऊपर साइड में पड़ता है, उत्तरी साइड में। तो यहाँ से आपका ये इधर से आके रूस भी इधर इसको टच करता है, कैस्पियन सागर को। चीज़ें समझ में आई? क्योंकि भारत की स्थिति कहीं ना कहीं यहाँ पर बनेगी, एंड भारत की स्थिति अगर यहाँ पर बनेगी तो भारत के तो एक साइड में आपका अरब सागर है, एक साइड में आपका तो अरब सागर है, दूसरे साइड में आपकी बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी एंड अरब सागर के होने की वजह से एंड यहाँ पर ईरान है, तो ईरान के जो है उत्तरी साइड में ये चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। चीज़ें समझ में आई? आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट? काहिरा मिस्र किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? जैसा कि अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यह कहाँ है, आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में काहिरा मिस्र हम जिसे कहते हैं, और यह इसको हम इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। आप मैप में अगर देख पाएंगे तो इसको हम क्या कहते हैं? इजिप्ट कहते हैं। इजिप्ट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस ये जो जलवायु का जो क्षेत्र है इसकी वो क्या है? भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र है। वाह, क्यों है? आइए थोड़ा सा मैपिंग इसकी भी देख लेते हैं। मैपिंग इसलिए हम देख लेंगे क्योंकि जैसे कि ये आपका क्या है, जैसे कि ये आपका क्या है, साउथ अफ्रीका है, अफ्रीका है, ये आपका अफ्रीका है। और अफ्रीका में यहाँ बात करें तो यहाँ पर आपका मिस्र है, और मिस्र में आपका काहिरा है। तो ये ऊपर का जो ये महासागर है, ये कौन सा महासागर है? गेस कीजिएगा। ये महासागर आपका भूमध्य महासागर है। कौन सा महासागर है? भूमध्य महासागर है। तो भूमध्य महासागर से चलने वाली जो हवाएं होंगी, जो जलवायु होंगी, वो भूमध्य सागरीय जलवायु होंगी। चीज़ें समझ में आई आपको? मैं आशा करती हूँ समझ में आई होंगी। तो क्या कर दीजिएगा? लाइक कर दीजिएगा, एंड दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी ज्वाइन कर सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? क्या बात की जा रही है? गर्म ग्रह की। सपोज कीजिए सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह होगा, जाहिर सी बात हो वो क्या होगा? सबसे गर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके दिमाग पर तो यही बात उठ रही होगी। तो आइए इसकी स्थिति भी हम देख लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स ये क्या है? सौरमंडल में आपका सूर्य है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह आपका क्या है? बुध। सबसे नज़दीक ग्रह बुध की स्थिति बनती है। लेकिन जस्ट इसके बाद का जो दूसरा ग्रह है जिसकी स्थिति क्या है, जो है आपका शुक्र, ये सबसे क्या है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है, ना कि बुध। ध्यान दीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सस्पेंशियल पॉइंट है। मोस्टली स्टूडेंट्स, मोस्टली हमारे फ्रेंड्स जो है इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते होंगे, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं उन्होंने सौरमंडल का अध्ययन किया है, अगर ये चीज़ें कहीं उनसे स्किप हो गई हैं, छूट गई हैं, रह गई हैं, तो उनके माइंड में यही चीज़ सेटअप हो रखी है कि सौरमंडल की स्टार्टिंग में सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? मरकरी, बुध। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो मरकरी पर ही आप वो आके अटक जाएंगे, दैट मीन्स बुध पर ही। तो मैं आशा करती हूँ ये चीज़ें, डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह। चमकीला ग्रह जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, शुक्र ही है। पृथ्वी के अलावा किस एकमात्र ग्रह पर जीवन संभावना निर्धारित की गई है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपका क्या है? इंग्लिश में इसको हम मार्स कह सकते हैं, एंड हाँ फ्रेंड्स, हिंदी में इसको हम मंगल ग्रह कहते हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? परिभ्रमण। दो चीज़ें यहाँ पर निकल के आती हैं। अगर आपने किताबें सेल्फ स्टडी से पढ़ी रखी होंगी तो भी, अगर आपने मेरा डिटेल क्लासेस देखा होगा तो वहाँ पे आपको डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चीज़ें यहाँ पे दो बनती हैं, एक तो परिभ्रमण लिखा है, दूसरा क्या बन जाता है? दूसरा आपका बन जाता है परिक्रमण। मोस्टली हमारे फ्रेंड्स परिक्रमण एंड परिभ्रमण में जो डिफरेंस नहीं कर पाते, मतलब कि उन्हें क्या होता है? सस्पेंस होता है, एंड वो परिक्रमण को भूलवश परिभ्रमण और परिभ्रमण को भूलवश परिक्रमण, ऐसा वो जो है उनमें द्वंद्व चलता रहता है, जिगजैग चलता रहता है कि कौन सा किसका है। तो यहाँ पे आइए चीज़ें मैं कंफर्म कर देती हूँ।
परिभ्रमण रहने का मतलब अपनी ही दूरी पर, अपने ही अक्ष पर घूमना। जैसे कि पृथ्वी है, अपने जो है पॉइंट पर, अपने ही जिस बेस पर ये रुकी हुई है वहाँ से क्या है 23.5 डिग्री सेल्सियस झुकी हुई है। 23.5 डिग्री सेल्सियस झुकी होने के नाते ये क्या करती है, अपने स्वयं के स्थान पर भी ये क्या करती है, परिक्रमा करती है, घूमती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात होता है। इसे ही हम परिभ्रमण कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया, एंड सूर्य जो है जब सौरमंडल का अध्ययन कर रहे थे तो भी हमने बताया कि जो प्रत्येक ग्रह है जिसमें पृथ्वी भी शामिल है, तो वो कहीं ना कहीं पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमते हुए भी क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। तो जो ये अपनी दूरी पर, अपने अक्ष पर, अपने पॉइंट पर जो परिक्रमा करती है उससे दिन और रात होता है। यह क्या होता है, 24 घंटे में यह परिक्रमा एक बार पूरी हो जाती है। लेकिन जब यह सूर्य की परिक्रमा करता है, जब यह ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरे करता है, तो यह परिक्रमा पूरी करने में इसे 365 दिन लग जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, एक वर्ष पूरा हो जाता है। और इससे ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ गया होगा। परिभ्रमण अपनी धुरी पर भ्रमण करना मतलब घूमना, परिक्रमण तो जो है क्या है, परिक्रमा करना, दैट मीन्स सूर्य की परिक्रमा करना। चीज़ें समझ में आई। अगर आप भूल जा रहे हो तो एक ट्रिक से मैं जोड़ना चाहूँगी लॉजिक से, कि जब भी आप मॉर्निंग टाइम में क्या करते हैं, भ्रमण करने के लिए आते हैं, तो भ्रमण कहाँ करेंगे, जाहिर सी बात अपने आसपास ही परिभ्रमण करेंगे, कहीं दूर तो निकल के आप जाएंगे नहीं कि आप परिभ्रमण करते हुए या भ्रमण करते हुए घूमते हुए आप 2-4-6 किलोमीटर निकल गए, ऐसा तो होता नहीं होगा। भ्रमण करना मतलब कि अपने आसपास के ही वातावरण में क्या करना, घूमना। सेम एज पृथ्वी भी अपने ही आसपास के वातावरण में अपने अक्ष पर घूमती है, अपने आसपास के वातावरण को देखती है, वो हो गया परिभ्रमण। परिक्रमा करना, किसी एक मेन पॉइंट को, किसी एक स्पेस को क्या करना, टारगेट रख के उसके चारों ओर घूमना, ये आपका हो गया परिक्रमण, मतलब कि परिक्रमा करना। परिक्रमा करना जैसे कि सभी फ्रेंड्स लोग कहीं ना कहीं मंदिर मस्जिद में, जैसे कि जो भी जिस रिलीजन से रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं परिक्रमा जो है दर्शन करने जो है जाते ही हैं, भगवान की अगर आस्था रखते हैं तो आप मंदिर में क्या करते हैं, भगवान के जो उनकी मूर्ति है, जो मंदिर का जो जगमोहन होता है उसकी जो है उसको टारगेट मान के उसके क्या करते हैं, किनारे किनारे परिक्रमा करते हैं, वो हो गया परिक्रमा करना। इसी तरीके से ग्रह भी हैं, क्या करते हैं, सूर्य को जो अक्ष मानकर इसके चारों ओर क्या करते हैं, जो है क्रमा करते हैं। तो परिक्रमा समझ में आ गया होगा, मंदिर में परिक्रमा करते हैं लोग भगवान की। एंड उसके साथ साथ में परिभ्रमण, मतलब जब भी हम सुबह उठ के भ्रमण करने आते हैं, घूमने आते हैं, तो अपने आसपास ही जाते हैं, दैट मीन्स अपने घर के आसपास ही जो भी हमारा वातावरण हो तो वहाँ पर हम घूम घाम के चले आते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, जो भी डाउट्स रहे होंगे तो वो भी क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे क्या है, फ्रांस से होकर कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है। फ्रांस की बात की जा रही है तो जो 0 अंश देशांतर रेखा है वो आपकी ग्रीनविच रेखा कही जाती है, और यह जो है आपकी फ्रांस से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है। तो ये आपका किससे है, ग्रेनाइट से, किससे है, ग्रेनाइट की चट्टानों से है। आइए आगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल मिस्टी या इसको एल मिस्टी भी बोलते हैं, ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो एल मिस्टी जो है ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो वह है आपके पेरू में। कहाँ है फ्रेंड्स, पेरू में है। विश्व सबसे अधिक विस्तृत, मतलब विश्व में सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन सा है, तो है सियारा नेवादा, जो कि कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में है। ये आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड पार्ट्स को हमने कलेक्ट किया है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो जा रहे थे, तो सारे क्वेश्चंस को हमने इसलिए पार्ट वाइज में, सेक्शन वाइज में डिवाइड कर लिया। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड हाँ फ्रेंड्स, जिनमें फ्रेंड्स ने अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड हाँ, दोस्तों साथ में सोशल मीडिया पर ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कर दें इसे। आइए आगे क्या है बात। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया की 2/3 कितनी, 2/3 की बात की जा रही है, 2/3 जनसंख्या का संकेंद्रण किन क्षेत्र में है, तो है आपके जावा में, मदुरा में और बाली। इन 3 क्षेत्रों में जो है इंडोनेशिया की 2/3 जो जनसंख्या है वो निवास करती है। आइए आगे क्या है नेक्स्ट।
उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य कौन सा जल डमरू है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मल्टीपल टाइम आया भी हुआ है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के जो मध्य में बात की जा रही है, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पनामा क्या है, पनामा जल डमरू से अलग होती है। खैबर का दर्रा किस देश में है? खैबर का दर्रा पाकिस्तान में है। क्षोभ मंडल की धरातल में अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल में अधिकतम जो ऊंचाई है वो कितनी मानी गई है? 18 किलोमीटर एवरेज एंड मिनिमम हाईएस्ट जो है आपका 40 से 45 चला जाता है। आगे है नेक्स्ट, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो भारत में माही नदी है। कौन है? माही नदी है, जो कि आपके जो है कर्क रेखा को 2 बार डिवाइड करती है। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? तो इस क्रम में अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा जो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। साथ साथ में ये भी बता दूं कि कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एंड प्रमुख मिट्टी कौन सी मानी गई है, ये भी क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आया हुआ है। तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। नेक्स्ट है, अमेज़न नदी के दक्षिण में स्थित ब्राज़ील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो घास के मैदान को क्या कहते हैं? ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको क्या कहते हैं? कपास। क्या कहते हैं? सॉरी, कंपोज कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोज। विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र रूर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए है? आपके लिए कोयला के लिए है। नेक्स्ट है, उत्तरी सागर किस महासागर का एक भाग है? तो वो है आपके अटलांटिक महासागर का। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर क्वेश्चन, एशिया माइनर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एशिया माइनर एवं दक्षिणी रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का नाम बताइए। तो ये आपके काला सागर है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, ऑफ कोर्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एशिया महादेश के सबसे उत्तरी भाग में कौन सी वनस्पति पाई जाती हैं? तो एशिया महाद्वीप के अगर उत्तरी भाग में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं? टुंड्रा वनस्पतियां कहते हैं। क्या कहते हैं? टुंड्रा वनस्पतियां। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे को या की ओर संकेत करते हैं? मतलब किस तारामंडल के जो तारे हैं वो ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? तो आपका हो जाएगा सप्तर्षि। क्या हो जाएगा? सप्तर्षि। सबसे कम घनात्मक वाला या घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो आपका हो जाएगा शनि। पृथ्वी गोल है यह सर्वप्रथम किसने बताया? पृथ्वी गोल है सर्वप्रथम किसने बताया था? तो बताया था आपके अरस्तु महोदय ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक बार घूमने में कितना समय लगता है? अभी ग्राफिकल मॉडल से काफ़ी अच्छे तरीके से हमने जो मैपिंग में समझा परिक्रमण एंड परिभ्रमण में। तो मैं आशा करती हूँ इस क्वेश्चन से चीज़ें आपको रिपीट हो जाएंगी। क्या है इसका समय? तो है 23 घंटा 56 मिनट 48 सेकेंड। तो ये तो इसका समय हो गया, लेकिन इस स्थिति को क्या कहते हैं? परिभ्रमण या परिक्रमण? ध्यान दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं। इस स्थिति को आपके क्या कहते हैं? परिभ्रमण। परिभ्रमण दैट मीन्स अपने अक्ष पर धुरी पर ये इस इतने समय में एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिससे दिन और रात होता है। चीज़ें समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्युमिनियम से हुआ है? तो वह किससे है? आपके भूपर्पटी दैट मीन्स क्रस्ट। किससे है? क्रस्ट से है। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो हो जाएगा ग्रेनाइट की जो गणना है वो आपका पातालीय आग्नेय शैल में की जाती है। किस में की जाती है? पातालीय आग्नेय शैल में। नेक्स्ट है क्राकातोआ ज्वालामुखी किस देश में है? तो क्राकातोआ ज्वालामुखी जो है आपके इंडोनेशिया में। किस में है? इंडोनेशिया में है।
पाकिस्तान का साल्ट रेंज कैसा पर्वत है? तो पाकिस्तान का जो साल्ट रेंज पर्वत है वो कैसा है? ब्लॉक पर्वत है। भारत को श्रीलंका से कौन सा जल डमरू अलग करता है? तो वो है आपका पाक जल डमरू। कौन सा है? पाक जल डमरू। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। उत्तरी ध्रुव के परिध्रुवीय देश कौन कौन से हैं? तो उत्तरी ध्रुव के परिध्रुवीय देश कौन कौन से हैं? उसमें आपका नॉर्वे आ जाता है, कनाडा आ जाएगा और रशिया। रशिया आपके ये 3 जो है देश आपके उत्तरी ध्रुव में आते हैं। मैपिंग में बताया है मैंने आपके ध्रुव कौन कौन से पोल्स आते हैं। तो ये आपका ये मैपिंग है। इधर आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये उत्तर साइड में जो बनेगा ये आपका उत्तरी ध्रुव बनेगा, एंड जो है उसके अपोजिट साइड में जो साउथ दक्षिण में बनेगा वो आपका साउथ पोल, दैट मीन्स दक्षिण ध्रुव हो जाएगा। चीज़ें समझ पाए आप? आइए आगे क्या है। अधिकांश मौसम गतिविधियाँ किस वायुमंडलीय परत में होती हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में ही आपको हवाई जहाज वाले क्वेश्चंस में, तो जो मौसम से संबंधित जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो आपकी क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। लेकिन अगर आपको हवाई जहाज या एरोप्लेन ये किस मंडल में उड़ती, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? समताप मंडल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसका नाम है एंजिल किस नदी पर स्थित है? तो ये है आपका कैरो नदी। क्या है आपका? कैरो नदी पर। विश्व में प्राकृतिक रबड़ के 2 सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं? तो प्राकृतिक रबड़ की बात की जा रही तो इस क्षेत्र में जो सबसे बड़े उत्पादक देशों की संज्ञा में आते हैं वो है आपके थाईलैंड और इंडोनेशिया। कौन कौन है? थाईलैंड और इंडोनेशिया। आइए आगे डिस्कस करते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो है उत्तरी एशिया में कौन सी घास भूमि पाई जाती है? उत्तरी एशिया की बात की जा रही तो उत्तरी एशिया में आपका आ जाएगा स्टेपीज आपकी पाई जाती है। किस बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश, ये उपनाम है फ्रेंड्स, और उपनाम बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए मोस्टली जो भी चीज़ें हमको इस तरीके की मिल रही थी हमने यहाँ पे ऐड करते हुए चल रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ चीज़ें आपको पसंद नहीं आएंगी, इसलिए आप लाइक करके हमें बताइएगा कितनी चीज़ें आपको पसंद नहीं आई। एंड हाँ फ्रेंड्स, सेशन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है, कोई सूझे तो कमेंट ज़रूर करें। एंड वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में कुछ हमने लिंक्स दे रखी है आपके अदर सब्जेक्ट्स की, मनोविज्ञान की, हिंदी की, जो है मैथमेटिक्स की, अनअकैडमी के कुछ लिंक्स हैं जो कि आपको 425+ वीडियो से इंट्रोड्यूस कराएंगी आपकी शिक्षक भर्तियों के लिए। तो उन सभी को अटेम्प्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड हाँ शेयर करना भी मत भूलिएगा आप। आइए आगे बात करते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो किस बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश, यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल कहा जाता है? किसको है? रूर बेसिन को का जर्मनी का कला प्रदेश और यूरोप का औद्योगिक स्तर कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो कौन सा है? हडसन महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट है, सॉरी फ्रेंड्स, उपसागर है तो हडसन की खाड़ी, मतलब ये आपका सबसे बड़ा उपसागर है। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका बेरिंग जल डमरू मध्य किन 2 देशों के मध्य है? तो बेरिंग जल डमरू की बात की जा रही तो ये आपके अमेरिका और रशिया, कहाँ किसके? अमेरिका और रशिया के मध्य ये जल डमरू बनाया गया है। मिशिगन झील, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वे मल्टीपल टाइम ये आया हुआ है। मिशिगन, तो मिशिगन आपका कहाँ है? यूएसए। मिशिगन से आपको ध्यान में आ जाएगा जो भी फ्रेंड्स ने पढ़ा है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी टाइम आया हुआ है। उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? सवाना कहाँ की है? कमेंट करके बताइएगा। यह है आपकी अफ्रीका की। कहाँ की है? अफ्रीका की ये घास है आपकी। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? ध्यान दीजिएगा, सौर मंडल में सूर्य को परितः रखकर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। जो ग्रह जितना सूर्य के नज़दीक होगा चक्कर लगाने में उसे उतना ही कम समय लगेगा, और जो ग्रह जितना ही दूर होगा उसे चक्कर लगाने में उतना ही अधिक समय लगेगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें शनि ग्रह की, तो
तो शनि ग्रह को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.5 या यूँ कहें कि 29.5 वर्ष लग जाते हैं एक चक्कर पूरा करने में, क्योंकि सूर्य से काफ़ी। अगला क्वेश्चन है, अस्त होते हुए सूर्य के लाल वर्ण का होने का क्या कारण है। यूं कहें कि जब सूर्य अस्त होता है तो उस समय जो सूर्य की लालिमा होती है या सूर्य लाल कलर का दिखाई देता है, तो वो किस कारण से होता है, क्यों होता है, क्या है सूर्य में ये चीज़ें। तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्ण, ऑप्शन आपको इतना ही मिलेगा, प्रकाश का प्रकीर्ण के कारण। चीज़ें ध्यान रखिएगा। किस ग्रह को वरुण नेपच्यून ग्रह का सहोदर ग्रह कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है आपका, अरुण, यूरेनस को। किसको, यूरेनस को, अरुण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण होते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं। तो आपका राइट आंसर बनेगा 7। कितने फ्रेंड्स, 7 ग्रहण हो सकते हैं। पृथ्वी की किस परत को सियाल, क्या है, सियाल परत भी कहते हैं। तो किसको कहते हैं, भूपर्पटी, भूपर्पटी को सियाल परत भी कहते हैं। नेक्स्ट है, आर्टिजियन कुएं किस प्रकार की चट्टान में मिलते हैं। तो आर्टिजियन कुएं की बात की जा रही है, तो ये है आपके परतदार चट्टान में। किस में है, आपके परतदार चट्टान में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है मोना लोआ। मोना लोआ जो है विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पर स्थित है। तो यह है आपके हवाई द्वीप। कहाँ है, हवाई द्वीप में। विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। गर्म स्थान अजीजिया, अजीजिया विश्व का सबसे ज़्यादा गर्म रहने वाला क्षेत्र है। किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जापान को। ध्यान दीजिएगा, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। क्यूराइल द्वीप का विवाद किन 2 देशों के मध्य है। बात की जा रही क्यूराइल द्वीप की, तो यह आपके रशिया और जापान, रशिया और जापान मध्य में है। जापान के द्वीप को रूस से अधिकार में है, कौन कौन है। मतलब जापान के जो द्वीप हैं जो कि रूस के अधिकार में हैं, तो वो कौन कौन से ऐसे जापान के द्वीप हैं जो रूस ने अपने अंडर में ले रखा है। तो है आपका पहला हाबोभाई, विकोटन, कुनाश्री एंड इटोस्कू। क्या है, इटोस्कू। तो ये हैं आपके कुछ जो हैं आपके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, किसके, रशिया के, और जो कि हैं किसके, जापान के हैं, लेकिन अधिकार क्षेत्र के कौन जताता है, रशिया जताता है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके स्टेट टैट के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपका हो जाएगा हाइग्रोमीटर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है। तो अमेजन नदी की बात की जा रही है, आप सभी इससे परिचित हैं। तो ये किस महासागर में गिरती है, इसलिए हमने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के रख दिया है। तो किस महासागर में रखती है, क्योंकि कहाँ पर है, इसकी लंबाई क्या है, बड़ी है, छोटी है, क्या है इसका आकार, तो ये सब मल्टीपल टाइम आया हुआ है। बट थोड़ा सा नया क्वेश्चन ने क्रिएट किया है कि कहाँ गिरती है, तो है अटलांटिक महासागर में। विश्व में सर्वप्रथम तंबाकू उत्पादक देश कौन सा है। तो है आपका चीन। कैंटरबरी क्या है, कैंटरबरी जो है एक न्यूजीलैंड की क्या है, घास है। कैंटरबरी जो है न्यूजीलैंड की एक प्रकार की घास है। आगे बात करते हैं, विश्व में सोने की सबसे बड़ी खान कौन सी है। अब सोने की सबसे बड़ी खान की बात की जा रही, वो भी विश्व में, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका ये ओंटारियो। ओंटारियो जो कि कहाँ है आपका, यूएसए, यूएसए में है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी खाड़ी है, और खाड़ी की बात किया जाए वो भी सबसे बड़ी, तो आपका हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी। सर्वाधिक तेज बहने वाली सागरीय जलधारा कौन सी है। तो सर्वाधिक तेज बहने वाली सागरीय जलधारा की बात की जा रही है, तो इसमें आपका आ जाएगा गल्फ स्ट्रीम। क्या आ जाएगा आपका, गल्फ स्ट्रीम राइट आंसर बनेगा। बहुत ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं,
मल्टीपल टाइम प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को भी मिलेगा, इसलिए चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो वो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उन्हीं को हम यहाँ पे हमने आपके लिए ऐड कर रखा है। आइए आगे बात करते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओनकाला, जो कि किसी ओनकाला को हम युगांडा भी कहते हैं, हो सकता है आपने ओनकाला ये नाम ना सुन रखा हो, ओनकाल, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये नाम ऐड कर रखा है ओनकाल, साथ में ब्रैकेट में युगांडा भी रख दिया है आपके समझ के लिए। तो ये कैसी झील है, मतलब ओनकाल जो कि कहाँ है, युगांडा में है। और ये कौन सी झील है, कैसी झील है, तो ये है एक मानव निर्मित झील है। कैसी झील है, मानव निर्मित झील है। नेक्स्ट है शुष्कता को सहन कर सकने वाली प्राकृतिक वनस्पति क्या कहलाती है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, जीरोफाइटा, जीरोफाइटा कहलाएगी, जो कि शुष्कता को क्या कर लेती है, सोख लेती है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, तो ये 84 वर्ष का समय लेता है। जैसे कि मैंने बताया, जो ग्रह सूर्य से जितनी स्थिति में दूर होंगे, जितना ही दूर होंगे, वो उतना ही अधिक समय लेंगे सूर्य की परिक्रमा करने में, और जो सूर्य के जितने ही नज़दीक होंगे वो उतना ही कम समय में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर पाएंगे। ध्यान रहे चीज़ें। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है, तो पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग ही दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है, तो सबसे चमकीला तारा कौन सा है, सीरियस। सीरियस सबसे ज़्यादा चमकीला तारा दिखता है। सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो ये हो जाएगी, इसकी जो अवधि निर्धारित हुई है 7 मिनट 40 सेकंड। कितनी की है, 7 मिनट 40 सेकंड की। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो सर्वाधिक जो तत्व पाया था वो कौन सा तत्व है, आपका ऑक्सीजन तत्व है। क्या है, आपका ऑक्सीजन है। नीस किस प्रकार का चट्टान है, तो नीस की बात की जा रही, तो यह है आपका एक प्रकार से रूपांतरित चट्टान। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो विश्व की बात की जा रही है और सबसे अधिक जो है ऊंचा ज्वालामुखी वो भी पर्वत, तो हो जाएगा आपका कोकोपैक्सी। कोकोपैक्सी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको लगा लीजिएगा 97 नंबर को। ये पेपर में आगे के लिए पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है। कौन सा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, तो होगा आपका कोकोपैक्सी। और इसकी अगर लेंथ की बात करें तो 8597 इतने मीटर का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया का सबसे गर्म स्थान जो है जोकोबाद किस देश में स्थित है, तो एशिया का सबसे गर्म ग्रह वो कहाँ है, जोकोबाद, जो कि है आपके पाकिस्तान में। यूरोप का रोगी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आप टिक कर लीजिएगा। यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है, तो यूरोप का रोगी कहा जाता है तुर्की को। किसे, तुर्की को। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, तो केप ऑफ गुड होप की खोज जो किसने की थी, तो की थी आपके जो है बार्थोलोम्यू डिजाय नेटट। किसने, नेटट ने की थी। चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। क्या है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, आप सभी का वेरी वेरी बिग थैंक यू। एंड हाँ फ्रेंड्स, आप हमें ज्वाइन किए, सेशन कैसा लगा, सेशन से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई सूझे, कोई सजेशन, तो क्या करें, आप हमें कमेंट दें, अपने सजेशन आप हम दे सकते हैं। सेशन का अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लाइक ज़रूर कर दें। एंड हाँ फ्रेंड, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स, वो भी जल्दी से फट से हमें ज्वाइन कर सके। एंड हाँ, सेशन से रिलेटेड जो भी डाउट है, इशूज अनअकैडमी पर भी आप हमें शेयर कर सकते हैं। अनअकैडमी पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वो फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पर भी मिलेंगी। बट अनअकैडमी पर कहाँ फ्रेंड्स, अनअकैडमी पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से ज्वाइन कीजिएगा। किसके नाम से, अनअकैडमी पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से ज्वाइन कीजिएगा। मैं इसकी लिंक्स भी आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। किसका, अनअकैडमी का भी, एंड यूट्यूब की जो भी अदर सब्जेक्ट्स है उनकी प्लेलिस्ट की भी, तो वहाँ से वो चीज़ें आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा।
सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो साथ में। कुछ इसी तरीके से इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड पॉइंट्स को हम फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके साथ रखेंगे। सो आगे क्या है आपकी इच्छा, क्या है आपकी विशेष, हमें ज़रूर बताइएगा। सो ए वेरी बिग थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।